ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, कल हमने बात की थी बुखार के बारे में, देखा था फीवोग्रिड कैसे कितने अच्छे तरीके से हमारे शरीर में बेसिक बायोलॉजी को मेंटेन करते हुए बुखार के जितने भी कारक हैं उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करता है, और ज्वर नाशक दवा के तौर पे पैरास्टामोल के मुकाबले कंपेरेटिव स्टडी में बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आता है। अब स्वामी जी उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो बहुत क्रिटिकल है, जिसको लोग हल्के में लेते हैं, पर लेकिन अगर लोग हल्के में लेते हैं तो वो भारी होने शुरू हो जाते हैं, और वो है थायराइड। तो आज हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन के बारे में। आयुर्वेद और होलिस्टिक हेल्थ की जो थीम पे आजकल हम बात कर रहे हैं, हम थायरोग्रिड के बारे में समझेंगे, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में समझेंगे, और देखेंगे कैसे ये ग्लैंड हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे कैसे हैं, और कैसे हम थायरोग्रिड का इस्तेमाल करके अपने थायराइड को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं, और जो उसकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे लड़ के जीत भी सकते हैं। तो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, एक छोटी सी ग्लैंड है हमारे गले में, ठीक एडम्स एप्पल के नीचे होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर, लगभग 2 इंच लंबी होती है। इसका वजन 20 ग्राम से 60 ग्राम के बीच में होता है। तितली की जैसा इसका शेप होता है, और ये बहुत स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन बनाती है जिनको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। तो थायरॉक्सिन और थायोनिन T4 और T3, ये जो हार्मोन्स हैं वो इस ग्लैंड के अंदर बनते हैं, और ये एक तरीके से जैसे कि हमारी कार में इंजन होता है और इंजन के अंदर इंजन ऑयल होता है, तो वैसा ही कुछ ये इंजन जैसा काम करता है। तो थायराइड के बहुत छोटी ग्लैंड है, पर इसके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म है, हार्ट बीट का जो अपना तरीका है, हार्ट रेट्स हैं, शरीर का टेम्परेचर और ग्रोथ, वो सब इसी ही ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसका सही हेल्दी कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये सही बनी रहे तो हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन बढ़िया बने रहते हैं। इसके अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये भी तय करता है कि हम कितना जो भी हम खा रहे हैं उसका ऊर्जा में रूपांतरण वो कैसे हो रहा है, उसके साथ साथ जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। इनफैक्ट जो गर्भस्थ शिशु हैं उनका ग्रोथ भी कैसा हो रहा है, वो भी थायराइड फंक्शन चेक करते हैं। मसल्स के पावर से लेके हार्ट बीट तक वो सब फंक्शनैलिटी इसी छोटे ग्लैंड के हार्मोन द्वारा की जाती हैं। अब इसके बारे में ये है कि बहुत सारे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये जो थायराइड डिसफंक्शंस हैं इसकी डायग्नोसिस थोड़ी सी ऑकवर्ड सी रहती है। इसको लोग बहुत बाद में ही टेस्ट कराते हैं, और उसकी वजह से बहुत देर तक बीमारी के बारे में पता नहीं लगता, और थायराइड इशू महिलाओं में थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, और एक छोटी सी ग्लैंड है पर इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पे पड़ सकता है। और अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर, जो तापमान अप और डाउन होता है, उसके लिए जो थर्मोस्टेट का काम है वो भी यही ग्लैंड करती है, और बहुत सारी सिंथेटिक दवाइयाँ ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट इस ग्लैंड के फंक्शन पर भी पड़ता है। और आयोडीन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है इन हार्मोन के बनने का, उसका इम्पैक्ट, उसका इंटेक भी बहुत क्रिटिकल है। अगर वो कम खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये हार्मोन भी कम बनने लगते हैं। तो थायराइड फंक्शन को, थायराइड के डिसऑर्डर को बहुत आसानी से नापा जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, और आजकल तो ब्लड टेस्ट में हम आराम से सब कुछ देख लेते हैं कि हमारे थायराइड काम कैसे कर रहे हैं। अब हम थायराइड डिसऑर्डर की बात करें सर, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे कैसे होती हैं, तो एक दो बहुत कॉमन हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। अगर हम इस थायराइड फंक्शन के बारे में समझें, मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब अगर वो ग्लैंड ज़्यादा बड़ी हो जाए और वो ज़्यादा हार्मोन अपने बनाने लगे, और हाइपो में जब ये ग्लैंड छोटी हो जाए और हार्मोन कम बनने लगे, तो दोनों ही बीमारियां बहुत परेशान करती हैं। गोइटर इसकी एक और दूसरी कंडीशन है जहां बहुत हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और या फिर नोड्यूल्स बन जाएं या फिर थायराइड कैंसर। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि ये बीमारी कैसे है, बहुत कॉमन है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स हैं, एक तो यह है कि वजन अचानक बहुत बढ़ जाता है, भारी हो जाता है, बाल कम होने लगते हैं, ठंड ज़्यादा लगने लगती है, हार्ट बीट चेंज हो जाती है, जल्दी थकान रहने लगती है, और जो हेल्दी थायराइड्स हैं उनके लेवल भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थकान ज़्यादा है। अब इसके जो रिस्क हैं, एक तो एजिंग है, एजिंग की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ भी दिक्कत आती हैं, और फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत क्रिटिकल है, और कुछ दवाइयाँ हैं जिनके एडवर्स इफेक्ट भी यहाँ दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लेवल थोड़े से चेंज होते हैं।
अब इनके जो सिचुएशंस हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करें, जो सिंपल सा है कि हमारे शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस जो एक ब्रेन का हिस्सा है, उससे नीचे लगी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है, इसको TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कंट्रोल करता है थायराइड के फंक्शन को। तो अगर TSH का लेवल मेंटेन रहे तो थायराइड का फंक्शन ठीक ठाक रहता है, और उसकी वजह से जो T3 और T4 हार्मोन है वो सिक्रीट होते रहते हैं। पर अगर T3 और T4 का लेवल कम हो जाए तो शरीर उसको बैलेंस करने के लिए TSH का लेवल बढ़ा देता है, ताकि थायराइड के ऊपर थोड़ा सा और पुश आए और वो हार्मोन बनाने लगे। तो बेसिकली क्या है कि जब हम इनका टेस्ट करते हैं और पाएं कि अगर TSH का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि T3 T4 तो चाहे नॉर्मल होंगे, पर ऊपर से थोड़ा सा पुश है थायराइड के ऊपर कि भाई आप अच्छे से और काम करो और अच्छा हार्मोन का लेवल बनाओ। ये इंडिकेशन होता है कि शरीर को शायद फ्यूचर में हाइपोथायराइड होने का रिस्क है, और ये एक मार्कर रहता है। और फिर इसी को कंट्रोल करने के लिए लोग सिंथेटिक दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वो दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ हार्मोन ही होती हैं, और यही हार्मोन खाते रहते हैं और ज़िंदगी भर वो गोलियाँ खानी पड़ती हैं। इनका अगर आप देखें कि ये जो मेन कंपोनेंट हैं, जो अलग अलग ब्रांड नेम्स आते हैं, लीवोथायरॉक्सिन्स से लेके लियोथायरोनिन सोडियम, अगर आप देखें ये अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग ब्रांड नेम्स आती हैं, अलग अलग तरीके से रेगुलेट करती हैं, पर इनका मेन फंक्शन यही है कि शरीर के अंदर थायराइड का लेवल बरकरार रहे, वो हार्मोन सही तरीके से हमें मिलते रहें। पर इनके लॉन्ग टर्म से यूज़ करने में सर आप देखेंगे एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, नर्वसनेस बढ़ जाती है, कभी कभी कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, अच्छी सी नींद नहीं आती, हार्ट के अंदर पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और फंक्शनैलिटी पूरे शरीर की भी थोड़ी ख़राब होने लगती है। इनसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, पर इवेंचुअली लोग उनके प्रति फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ज़िंदगी भर ये दवाइयाँ खाते रहते हैं। पर सिचुएशन ऐसी है सर कि अगर इसको हम ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करें और सही मात्रा में इस्तेमाल ना करें तो इसके अलग अलग टाइप के साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट मैनेज किए जा सकते हैं। पर अगर हम इसका एक नेचुरल अल्टरनेटिव देखें तो वो है थायरोग्रेटिन, जो हमारे पास यहाँ भी रखी है और हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो नेचुरल तरीके से थायराइड हार्मोन को बैलेंस करती है, थायरॉक्सिन का जो जनरेशन है उसको रेगुलेट करती है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो ऐसे कुछ एरिया जहाँ ये हार्मोन बनाया जाता है, एक तरीके से हार्मोन बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, उनके अंदर भी रीजनरेशन इसी ट्रीटमेंट से देखा जा सकता है। इन्फ्लेमेशन तो सब दवाइयाँ हमारी कम ही करती हैं, तो जो भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, और जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो बढ़िया हो जाता है, कंप्लीटली नेचुरल है, और कोई भी एडवर्स इफेक्ट उसके इस डोजेस पर नहीं देखे जाते। इसके अंदर है क्या क्या? इसके अंदर धनिया है, काचनार है, सिंगाड़ा है, बहेड़ा है, पुनर्रबा है, त्रिकोटू, पीपली, मरीच और शुद्ध गूगल। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अद्भुत है सर। इनके जो काम करने के तरीके हैं, आयुर्वेद में ये सब मेडिसिनल प्लांट थायराइड फंक्शन के लिए डिफाइन किए गए हैं, और इनका जो एक अच्छा एनरिच एक्सट्रैक्ट एक टैबलेट के फॉर्म में है वो है थायरोग्रिड। तो आज हम इसकी फंक्शनलिटी के बारे में देखेंगे, और एज यूजुअल जो हम हर बार देखते हैं इसका डिटेल केमिस्ट्री कि कौन कौन से कंपाउंड किस किस मात्रा में इसके अंदर हैं, हम वो देखते हैं। और आप देखेंगे कि अलग अलग नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जो नेचर ने पैक किए हैं वो सब आप यहाँ पे इन पीक्स के फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन कौन है, कितने कितने हैं, और हर टैबलेट में कितने पाए जाते हैं। और फिर इसको हम टेस्ट कैसे करें? तो हमने कुछ क्लिनिकल ट्रायल तो किए ही किए, पर कुछ हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ एनिमल्स के साथ की। चूहों के अंदर, रैट्स के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किए, और एक केमिकल है, इसका नाम है प्रोपाइल थायोयूरेसिल PTU। ये जो केमिकल है ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म को इंड्यूस कर देता है। ये जाके स्पेसिफिकली थायराइड फंक्शंस को डिजनरेट करना शुरू कर देता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ ये हार्मोन बनता है वो डिग्रेड होने लगते हैं, और उसकी वजह से एनिमल्स के अंदर जब आप नापेंगे तो जो थायरॉक्सिन के लेवल हैं वो कम होने लगते हैं, T3 और T4 के लेवल कम होने लगते हैं। पर एक लंबा स्टडी है सर, ये लगभग 3 महीने की लंबी स्टडी थी, जहां हमने एनिमल्स के अंदर ये बीमारी इंड्यूस की, PTU को इंजेक्ट किया और वो थायराइड फंक्शन को न्यूट्रलाइज किया, और उसके साथ साथ थायरोग्रिड के हमने अलग अलग डोजेस को लेकर चले 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर kg, और देखा कि जो इनके ट्रीटमेंट के इम्पैक्ट हैं वो कैसे आ रहे हैं, और अगर हम ट्रीटमेंट को प्री ट्रीटमेंट की तरह लेके चलें तो क्या हम थायराइड फंक्शन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो सिंथेटिक हार्मोन है, जो सिंथेटिक वर्ड में बहुत यूज़ किया जा सकता है, उसको भी हमने पैरेलली लेके चले। LT4 उसको भी लगभग हमने 2 माइक्रोग्राम पर
किलोग्राम की डोज दी और देखा कि अगर हम ये लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट करें तो कैसा चेंज हमें दिखाई देता है सीरम के अंदर इन हार्मोन के लेवल, क्लिनिकल केमिस्ट्री, ऑर्गन के वेट, थायराइड का वजन, किडनी का वजन, लिवर का वजन और बाद में हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि जो थायराइड के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो कैसे आ रहे हैं और क्या थायरोग्रिड के ट्रीटमेंट से उन चेंजेस को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सब हमने करके देखा और सर ये बहुत बढ़िया वाले डेटा हैं। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये डे 0 का डेटा जब हमने एक्सपेरिमेंट सेट किया था तो आप देखिए लगभग हर एक ग्रुप में जो T3 का लेवल है वो लगभग कांस्टेंट है। डे 0 पे T4 का लेवल भी लगभग कांस्टेंट है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। लेकिन 15 दिन बाद आप देखेंगे सब इन एनिमल के अंदर T4 का और T3 का लेवल कम होना शुरू हो गया और यहाँ आप देखिए लगभग ये बेसल लेवल पे पहुँच गया जो बता रहा है कि बीमारी पैदा हो चुकी थी। और जब इसके बाद हमने इनको लगभग 79 डेज मतलब ऑलमोस्ट 80 दिन तक जब ट्रीटमेंट दिया तो आप देखेंगे जो कम हुआ लेवल है T4 का वो वापस रिकवर होना शुरू हुआ। ये सर एक बहुत बड़ी वाली बात थी कि एक आयुर्वेदिक औषधि T4 और T3 के लेवल को रिकूप कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। और हमने पहली बार ये देखा कि हाँ ऐसी कैपेबिलिटी थायरोग्रिड के अंदर है। जो डिजीज एनिमल हैं उनके अंदर जो T3 और T4 का लेवल था ट्रीटमेंट वाली कंडीशन में ये लेवल लगभग सर 2 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया। और ये एक ऐसी वाली बात है जिसके लिए हमें अच्छे से ताली बजा लेनी चाहिए क्योंकि हम ये पहली बार ऐसा देख रहे थे कि आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर भी ऐसी वाली कैपेबिलिटी है। उसके बाद हमने एनिमल्स के अलग अलग बॉडी ऑर्गन के वेट चेक किए, उनकी किडनी का वेट देखा, उनके अंदर किडनी मार्कर्स मेजर किए, चाहे वो सीरम क्रेट का लेवल हो या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो या यूरिक एसिड हो, ये सब थायराइड के फंक्शंस के डिसरेगुलेशन की वजह से मॉड्यूलेट होते हैं। हमने देखा किडनी थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, किडनी फंक्शन कम हो जाता है, पर आप देखेंगे जब आप इनको ट्रीट करते हैं थायरोग्रिड से तो जो किडनी के अंदर विकृतियां हैं वो भी रिवर्स होने लगती हैं, किडनी का साइज दोबारा बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल भी कम हो जाता है, सीरम क्रेट का लेवल जो बढ़ गया था वो भी कम होना शुरू हो जाता है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो किडनी फंक्शन का एक बड़ा मार्कर है उसके अंदर भी एक अच्छे रेगुलेशन हमें देखने को मिलते हैं सर। फिर हमने ये भी देखा कि अगर ऐसा है तो कहीं इसके और फंक्शंस में तो चेंज नहीं है, तो इन एनिमल्स के अंदर हमने कुछ सेफ्टी स्टडी भी करके देखी। इन एनिमल का कोलेस्ट्रॉल, ALT, AST, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बेसिक मेटाबॉलिक मार्कर्स हैं जो लिवर फंक्शन के बारे में या फिर लिपिड प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, अगर आप वो देखें उन सब के लेवल कांस्टेंट थे जो ये बता रहे थे कि थायरोग्रिड ने सेलेक्टिवली जो थायरो फंक्शंस हैं या फिर किडनी फंक्शंस हैं उनको ही रेगुलेट किया और जहाँ जैसी ज़रूरत थी उस तरीके से दवा ने काम किया। अब ये सर सबसे अच्छे वाले डेटा, ये बहुत एक्साइटिंग है। हम लोग सच पूछिए ऐसा डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था कि थोड़ा चेंज तो दिखेगा पर ऐसा रीजनरेशन होगा, एक ऐसा प्रोटेक्शन होगा हमने पहली बार देखा। ये देखिए ये थायराइड के हिस्टोपैथोलॉजी है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये आपको नेचुरली ये कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ बड़े बड़े कोस्ट हैं जिनके अंदर ये पिंक कलर जो आप देख रहे हैं भरा हुआ है, ये है वो एरिया जहाँ पे थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। ये वो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, इनको हम कोलाइट्स कहते हैं। ये नॉर्मली ऐसे नेचर ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं और ये नॉर्मल एनिमल्स के ही थायराइड की डिज़ाइन है जो आप देख रहे हैं। बगल में जो आप देख रहे हैं ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन करने का जो काम है उसको इनहिबिट किया PTU के थ्रू। इनके अंदर हमने बीमारी पैदा हुई थी और आप देखिए यहाँ जितने भी इनके स्ट्रक्चर हैं ये सब खराब हो गए हैं, उतने क्लियर और उतने क्लीन नहीं हैं, डीजनरेशन दिखाई दे रहा है, फैक्ट्रियाँ टूट गई हैं, इसीलिए थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है। अब आप देखिए इन सिचुएशन में जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसके साथ, थायरोग्रिड के साथ, ये कम डोज है, ये थोड़ी सी बड़ी डोज है, ये लगभग ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज है और यहाँ आप आकर देखिए ये कोलाइट का रीजनरेशन दिखाई दे रहा है। और हमने पहली बार देखा कि आयुर्वेदिक औषधि के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डीजनरेट हुए थायराइड फंक्शन को रीजनरेट होने दे सकती है, प्रोटेक्शन दे सकती है। इसको अगर आप स्कोर करके देखें तो सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि ये रीजनरेशन हो रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर देखा और कुछ स्पेसिफिक सेल्स को देखा जिनको हम C सेल्स कहते हैं, उन सेल्स का लेवल भी नापा और देखा कि बीमारी की वजह से ये जो सेल्स हैं इनका जो नंबर है वो मॉडिफाई हो जाता है। PTU के
इंडक्शन की वजह से सी सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, और ये जो बढ़ा हुआ स्कोर है जिसको हम सी सेल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, वो ये बताता है कि बीमारी की एक उच्च अवस्था है। हमने उनको भी नापा, जो हम ग्रीन कलर की स्टेनिंग यहाँ दे रहे हैं, जो देख रहे हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बीमारी के दौरान बढ़ जाता है, और जब आप इसको ट्रीट करते हैं थायरोग्रिड के साथ तो ये बढ़े हुए लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होते हैं। ये तो एक सिंगल एनिमल की इमेजेस हैं, पर अगर आप देखें एक ग्रुप में लगभग 12 एनिमल्स हैं, उन 12 एनिमल का अगर आप एक कंप्रिहेंसिव डेटा देखें तो आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है, और ये जो बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगता है, और जो बताता है कि जो थायराइड फंक्शंस हैं वो कैसे रेगुलेट हो रहे हैं और किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी, एक अच्छी नेचुरल तरीके से थायराइड रेगुलेशन होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्टेनिंग भी कर देखे, और जो हम पहले सी सेल हाइपरप्लेजिया देख रहे थे, हमने कुछ और डाइस का इस्तेमाल किया। यहाँ जो आप देख रहे हो ये लगभग ब्राउनिश जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये है वही सी सेल्स ही हैं। इनको भी हमने अलग तरीके से नापा। नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले बीमारी वाली कंडीशन में इनका लेवल बढ़ा हुआ था, जो हमने पहले भी देखा था, पर आप देखिए ये जो स्टेनिंग है ये कुछ जैसे आपको टाइल जैसी दिखाई दे रही हैं, पर ये जो पैटर्निंग है वो ये बता रही है कि एक सी सेल का जो नंबर है वो बढ़ गया है, हाइपरप्लेजिया सेटअप हो गया है, लगभग 2 गुना के लगभग ज़्यादा बढ़ गया है, और जब हम थायरोग्रिड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो डोज डिपेंडेंट तरीके से भी कम होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये नॉर्मैलिटी की तरफ जाता है, और ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पे जाके आप देखेंगे तो ये लगभग नियर नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि नेचुरली होना चाहिए वैसा है, और ये फंक्शनैलिटी बड़ा अच्छी वाली बात है सर। और ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए, जिसका नाम है क्लिनिकल फाइटोमेडिसिन, क्लिनिकल फाइटोसाइंस, और हमने पहली बार ये बताया कि थायरोग्रिड अगर हम इसको सप्लीमेंट करते हैं बहुत सब ऑप्टिमल डोज ऑफ लीवोथायरोक्सिन के साथ, तो ये थायराइड फंक्शन को अच्छे तरीके से रीजनरेट करता है, और ये जो रिस्टोरेशन है ये बहुत क्रिटिकल है, और हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स थी जिसने बड़ा अच्छे से बताया कि नेचुरल मेडिसिन अगर सही तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल की जाएं, उनके इस्तेमाल से हम मेटाबॉलिक डिजीजेस, मतलब कि थायराइड की जो छोटी मोटी दिक्कतें से लेके बड़ी बड़ी दिक्कतें, उन सबसे अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। और जैसे हम स्वामी जी बताते हैं कि अगर थायरोग्रिड का सेवन धनिया के पानी के साथ किया जाए तो वो और अच्छा हो जाता है। धनिया एक अच्छे तरीके से कोफैक्टर के तौर पे काम करता है, आयुर्वेद में जिसको अनुपान कहा जाता है, हमें वैसे इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये फाइंडिंग तो जो आज हमने देखी वो तो प्री क्लिनिकल स्टडी की थी, पर बहुत सारा हमारे पास क्लिनिकल डेटा भी है, कंपाइल्ड है, जहाँ हम बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं कि चाहे वो फंक्शनैलिटी हो हाइपोथायराइडिज्म की या फिर हाइपरथायराइडिज्म की, दोनों केसेस में ये औषधि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। और इसको अगर हम साथ साथ लेके चलें तो फिर ये बहुत बढ़िया तरीके से थायराइड फंक्शन तो कंट्रोल करती है, पर उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड चेंजेस हैं, चाहे वो किडनी में हो रहे हों या लीवर में हो रहे होते हैं कुछ केसेस में, वहाँ भी हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो हमने आज सर इसके बारे में देखा। कल परसों तरसों हम थोड़े से ऐसे कुछ और विषयों के बारे में देखेंगे, मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में समझेंगे, और जो बड़ी बड़ी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कल परसों थोड़ा उनके बारे में देखेंगे कि डायबिटीज़ कैसे रहे, उनके कॉम्प्लिकेशन कैसे हैं, और कैसे मधुनाशनी बटी और मधुग्रिड उन बीमारियों में काम करती हैं, और जो डायबिटीज़ और उसके एसोसिएटेड चेंजेस हैं उनको भी ठीक करती हैं। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने लिए भी एक बार जोर से ताली बजा लीजिए, और कल फिर हम दोबारा इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। ओम।